गुड इवनिंग। लेक्स एंड जीएस एकेडमी के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट की हमने अपनी भारतीय न्याय संहिता की फर्स्ट क्लास में सेक्शन 1 बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी थी। उसके जो क्लोज थे उन पर भी हमने डिटेल में स्टडी की थी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 2, क्योंकि सेक्शन 2 में 39 क्लोज है और हमें अपनी स्टडी डीप करनी है हर एक सेक्शन की। तो आज की क्लास में हम सेक्शन 2 के क्लोज 1 से 23 तक ही पढ़ेंगे और बाकी जो 23 के बाद 24 क्लोज है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में मुझे पढ़ाना है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। और सारा का सारा जो डेफिनेशन वाला जो पार्ट है सेक्शन 2, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो सेक्शन 24 में ही होता है, ऑफेंस की परिभाषा में, जिसमें बहुत सारे 2 सब सेक्शन है। उसे बहुत ज्यादा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, अलग एक क्लास उसकी बनाऊंगा ताकि आपको डीपली उस पर अच्छी कमांड आप बना सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जो है सेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता की क्लोज 1 से 23 तक। तो सेक्शन 2 जो है वो डिफाइन करती है उन वर्ड्स को जिनसे आप बार बार जो है भारतीय न्याय संहिता पढ़ते टाइम इंटरेक्शन आपका होगा और वो शब्द आपके सामने बार बार आएंगे। तो इन शब्दों को डिटेल में पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि हम जब बीएनएस में अंदर सेक्शंस पढ़ेंगे वेरियस ऑफेंस से जुड़े हुए, तब हमें उन शब्दों का मीनिंग प्रॉपर आना चाहिए ताकि हम अच्छे से उस सेक्शन के मीनिंग को समझ सकें और जो है अच्छे से उसे डिफाइन कर सकें। तो सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन क्लोज है इसका भारतीय न्याय संहिता का, और इस पर अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 को स्टार्ट करके। तो ये सेक्शन 2 है। इस संहिता में, संहिता मीन्स बीएनएस में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, जो रेफरेंस है उससे अगर अलग कुछ भी अनुमान ना लगाया जाए, तो नंबर 1 सेक्शन 2 का क्लोज 1 कार्य एक्ट। एक्ट का मीनिंग मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी समझाया था। एक्ट माने कि कोई कार्य करना, और यहां पर एक्ट से जो मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल ए नाम का पर्सन बी नाम के पर्सन को लाठी से पीटता है, और लाठी से जब वो उसे पीटता है तो 1 बार मारता है, 2 बार मारता है, 3 बार मारता है, 4 बार मारता है, 5 बार मारता है। तो हमारी पूरी बीएनएस में ये नहीं लिखा जाएगा कि ए ने 5 बार लाठी से मारा, उसके 5 बार लाठी से मारने को एक ही कार्य समझा जाएगा जब तक कि अपना वो मोड ऑफ एक्ट ना चेंज कर दे। मींस कि उसने 5 बार लाठी से मारा, उसे लगा कि अभी मैं सही से बी को इंजरी नहीं पहुंचा पा रहा, तब उसने पास में पड़ा हुआ कोई लोहे का आइटम उठाया, फिर उससे मारा। तो उसने अपना मोड दोनों में चेंज करा, पहले तो उसने लाठी से मारा, फिर उसने लोहे से मारा। तो जब हम लाठी से मारने वाले एक्ट को डिफाइन करेंगे एक्ट के अकॉर्डिंग, तब हम 5 बार लाठी से मारना ना लिखकर उसे सिर्फ इतना लिखेंगे कि लाठी से मारा, ए ने बी को लाठी से मारा। और सेकंड टाइम में जब वो अपना मोड चेंज कर देगा, जब वो लोहे की कोई चीज उठाएगा, तब हम चाहे वो लोहे से फिर उसे कितनी बार भी मारे बी को, लेकिन हम उसे 1 बार ही काउंट करेंगे। जैसे 5 बार की लाठी को हमने एक एक्ट काउंट करा कि ए ने बी को लाठी से मारा। उसके बाद ए ने बी को लोहे की किसी वस्तु से मारा, चाहे वो लोहे की वस्तु से उसे कितनी बार अटैक करे, बट उसका मोड चेंज हुआ है, लेकिन जो सीरीज ऑफ एक्ट है, कार्यों की आवली, सीरीज ऑफ एक्ट, जो डिनोट करेगी इस प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का, यहां पर भी उसने क्लियर कर दिया कि सीरीज ऑफ एक्ट जो है वो डिनोट करेगी सिर्फ एक कार्य के लिए, जिस प्रकार एक कार्य का।
तो सीरीज ऑफ एक्ट को हम क्या कहेंगे, जब तक मोड चेंज ना हो, जब तक अपराध का मोड चेंज ना हो, तब हम उसे सीरीज ऑफ एक्ट को 5 बार लाठी मारने को भी हम सिर्फ यही माना जाएगा बीएनएस में कि ए ने बी को लाठी से मारा। काउंट नहीं किया जाएगा कि उसने कितनी बार लाठी से मारा। चेंज करेगा मोड तो उस मोड के अनुसार हम अब जो है उसका एक्ट जो है चेंज कर देंगे कि अब लोहे से मारा, जैसा मैंने एग्जांपल में आपको बताया। क्लोज टू आता है जीव जंतु। मानव से भिन्न, इसमें ह्यूमन को आप अलग कर दो, और ह्यूमन को अलग करने के बाद जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं वो सब क्या कहलाएंगे, जीव जंतु। क्लोज नंबर 3, शिशु से 18 वर्ष से कम आयु, शिशु से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, 18 वर्ष से कम, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसे क्या मानेंगे हम, शिशु। आईपीएस में आपने एक एब्डक्शन सुना होगा, अपहरण। तो आईपीसी में उसमें क्या होता था, आईपीसी 363 में लड़की जो थी 18 साल कम, लड़का जो था वो 16 साल से कम। करके सिर्फ शिशु को एक ही एज से डिफाइन कर दिया है कि 18 वर्ष से नीचे का कोई भी लड़का या लड़की वो शिशु की कैटेगरी में आएगी। क्लोज नंबर 4, कूटकरण। काउंटरफीट, कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सादृश इस आशय से करता है कि वह उस सादृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है। अब इसे सेक्शन को ब्रेक करते हैं। कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश, किसी चीज जैसी दिखने वाली दूसरी चीज बनाना, मतलब जो हमारे पास चीज है उसके जैसी दिखने वाली को हम कहेंगे दूसरी चीज के सादृश। सादृश का मतलब होता है जैसी दिखने वाली। इस आशय से, इंटेंशन, इरादा से करता है कि वह उस सादृश से प्रवंचना करे। नंबर 1 यह आ गई, सादृश बनाना नंबर 1। नंबर 2 प्रवंचना, डिसीट। प्रवंचना, डिसीट मीन्स धोखा। या ये संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी। नंबर 3, एक व्यक्ति को, आपने कभी ट्रेन से जर्नी की होगी या बस से जर्नी की होगी तो वो देखा होगा ना, एक बिस्लरी मिलती है, एक विल्सरी मिलती है, तो एकदम उस पर जो है ध्यान नहीं जाता और उसे बिस्लरी समझ के हम ले लेते हैं। तो वो जो बिस्लरी की जगह विल्सरी बना रहा है, बिस्लरी, और इसका क्या बनाया उसने, विल्सरी, इसे कहेंगे विल्सरी के सादृश बना देना। यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी। अब विस्लरी के सादृश विल्सरी बनाने वाले को अगर ये पता है कि इस विल्सरी से वो परचेसर के साथ धोखा करना चाह रहा है, कि परचेसर जो है विस्लरी समझ के उसकी विल्सरी ले ले, और दूसरा
वो बिल्सरी मार्केट में बेचते हुए जानता है कि इस बिल्सरी नाम की बोतल से लोग धोखे में आएंगे और वो इसे बिस्लरी समझ के परचेस कर लेंगे, तो उसे ये भी पता है कि इसके द्वारा धोखा हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने क्या करा? कूटकरण, काउंटरफीट, क्योंकि उसका जो आशय था, इंटेंशन, वो क्लियर था कि उसने बिस्लरी के सादृश, बिस्लरी जैसी दिखने वाली एक बोतल, वाटर बोतल बिल्सरी बनाई, और उसे ये भी पता था कि इसे बनाकर मैं जो खरीदने वाला है उसके साथ धोखा करूंगा, क्योंकि वो बिस्लरी समझ के बिल्सरी खरीदेगा। या उसे ये भी पता था कि ये लोग जो है, जो भी परचेसर हैं, वो इसे बिस्लरी समझ के बिल्सरी खरीद लेंगे, धोखे में आ जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है? काउंटरफीट, कूटकरण। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण 1, कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। कहने का मतलब यह है कि नकल बिल्कुल वैसी ना होकर उससे मिलती जुलती भी कूटकरण के अंतर्गत आएगी। स्पष्टीकरण 2, बचपन में जो हमारे टाइम के पर्सन हैं, वो जानते हैं बचपन में, और अभी भी आते हैं, वो नोट आता है ना, गांधी जी की जगह अमिताभ बच्चन होता है, शाहरुख खान होता है, तो वो दूर से अगर देखा जाए तो धोखा हो जाता है ना उसे देख के। तो जो है, इसे ही काउंटरफीट कहते हैं, कि किसी चीज के सादृश किसी दूसरी चीज को बना देना। जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश कर दे, कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश, मतलब दूसरी चीज के जैसा बना दे, और सादृश्य ऐसा है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, मतलब धोखा हो सकता है, तो जब तक कि प्रतिकूल साबित ना किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सादृश बनाता है, उसका आशय उस सादृश द्वारा प्रवंचना करने का था। कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश कर दे, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वो गांधी जी का नोट आता था ना, 100 का, 500 का, तो उसके सादृश बंदे ने नोट बनाया, जिस पर महात्मा गांधी की जगह अमिताभ बच्चन की फोटो लगा दी, शाहरुख खान की फोटो लगा दी। उसने सादृश तो कर दिया, और सादृश्य ऐसा है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है। दूर अगर वो नोट पड़ा है तो किसी भी व्यक्ति को धोखा हो सकता है, वो व्यक्ति ये समझ सकता है कि नोट असली है। तो जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, अब उस नोट को, जिसने वो अमिताभ बच्चन वाला नोट, शाहरुख खान वाला नोट बनाया, जब तक वो ये साबित ना कर दे कि ये नोट तो मैंने बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाया था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इसके द्वारा किसी का काउंटर फीटिंग करने का या किसी को धोखा देने का, तो यदि वो कर देता है इस बात को क्लियर कि मैंने तो मैंने तो बच्चों के मनोरंजन के लिए ये नोट जो है बनाए थे, बाकी मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं था किसी को धोखा देने का, तो ठीक है। लेकिन अगर वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया कोर्ट में, सेटिस्फाई नहीं कर पाया कोर्ट को कि उसने जो है धोखा ना देने के इंटेंशन से बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाया था ये नोट,
तो यह उपधारणा की जाएगी, इसे कहते हैं विधि की खंडनीय उपधारणा। खंडनीय इसलिए क्योंकि आप अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू इस उपधारणा को का खंडन कर सकते हो। तो अगर वो बंदा क्लियर नहीं कर पाता है कि उसने जो है बैड इंटेंशन से नहीं बनाया था ये नोट, सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए जो है बनाया है, तो जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सादृश बनाता है उसका आशय उस सादृश द्वारा प्रवंचना मीन्स धोखा करने का था। क्लियर है? अगर वो एक्सप्लेन नहीं करता है कि उसका कोई जो है इंटेंशन नहीं था किसी के साथ धोखा करने का, तब विधि यही मानेगी कि उसने जो है धोखा करने के आशय से ही ये सादृश करा है एक चीज को दूसरी चीज के, दूसरी चीज जो बनाई है। और इसका जो थोड़ा सा पार्ट है 4 का, क्लोज 4 का, उपधारणा ये भी की जाएगी अगर वो एक्सप्लेन नहीं करता है कि वे संभाव्य जानता था कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी। वो ये भी जानता था कि इस नोट के थ्रू किसी को धोखा दिया जाएगा, ऐसा उपधारणा की जाएगी विधि की अगर वो एक्सप्लेन नहीं करता है। अब क्लोज नंबर 5 देखते हैं, न्यायालय, कोर्ट। न्यायालय से वह न्यायाधीश जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है, अभिप्रेत है। एक न्यायाधीश अपनी कोर्ट में बैठकर अगर जुडिशियल एक्ट कर रहा है तो उस प्रेमिसेस को कोर्ट कहा जाएगा, और उसमें एक आपका जज आ गया और एक आपका आ गया न्यायाधीश निकाय। जजेस बेंच सुना होगा, हाई कोर्ट की बेंच, सुप्रीम कोर्ट की बेंच। तो ऐसी जजेस की बेंच या ऐसा जज जिसे जुडिशियल एक्ट करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है और वो न्यायिकता कार्य कर रहा है, जुडिशियल एक्ट कर रहा है, तो वो जहां पर भी जुडिशियल एक्ट कर रहा है उस प्रेमिसेस को क्या कहा जाएगा? कोर्ट। अब क्वेश्चन बनता है कि एक जज अगर अपने किसी पर्सनल प्रोग्राम में जैसे मैरिज हो गया वहां गया है, तो क्या वो वहां पर मैरिज में जाने के बाद कोई जुडिशियल एक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या उस जगह को या उस प्रेमिसेस को कोर्ट कहा जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो जुडिशियल एक्ट नहीं कर रहा है, वो अपना पर्सनल प्रोग्राम अटेंड करने गया है, कोई भी जुडिशियल एक्ट नहीं कर रहा, इसलिए जो है वहां उसे जज तो कहा जा सकता है, बट वो जो जगह है उसे कोर्ट नहीं कहा जा सकता। और अगर जज अपने घर पर भी बैठकर कोर्ट से रिलेटेड जुडिशियल एक्ट कर रहा है, जो उसकी कोर्ट में केस पेंडेंसी में है, जो केसेस चल रहे हैं उन पर अगर वो जुडिशियल एक्ट कर रहा है, कोई प्रोसीडिंग कर रहा है, तो उसके घर को भी कोर्ट कहा जा सकता है। और भारतीय न्याय
नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रोविजन भी है कि अगर अभियोजन कहे या पीड़ित की मांग पर जज कहीं भी कोर्ट जो है लगा सकता है, जैसा कि आपने सुना होगा आसाराम बापू वाले केस में। आसाराम बापू वाले केस में पीड़ित की जान को खतरा था, क्योंकि केस बहुत ज्यादा हाईलाइट था, इसलिए कोर्ट के प्रेमिसेस में उस केस की सुनवाई ना होकर जज ने जेल में ही कोर्ट लगाई थी, और वहां पर ही उस केस की कुछ अंशतः प्रोसीडिंग चली थी, जिससे अभियोजन के अनुसार पीड़ित को सुरक्षा मिल सके। तो क्लियर है, न्यायालय से वे न्यायाधीश नंबर 1 जज, जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, गवर्नमेंट ने उसे जुडिशियल एक्ट करने के लिए नियुक्त किया है, या कोई न्यायाधीश निकाय नंबर 2, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है, वो कार्य जुडिशियल एक्ट कर रहा है और विधि द्वारा जुडिशियल एक्ट करने के लिए उसे अपॉइंट किया गया है, तो वो जहां पर भी कार्य कर रहा होगा अपना जुडिशियल एक्ट, वो जगह क्या कहलाएगी? कोर्ट। अब आपने जो लॉ स्टूडेंट है जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने सुना होगा सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, जैसे जेएम कोर्ट हो गया, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, आपका एसीजेएम 1 2 3 4 इस टाइप की कोर्ट्स हो गई। तो सीजेएम के पास उन कोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी संभालने का जो है दायित्व होता है, कि मतलब के फाइल ट्रांसफर करना, और अगर कोई पीड़ित को कोई प्रॉब्लम है तो वो सीजेएम के पास एप्लीकेशन लगा के अपनी फाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, जिससे सीजेएम जो है नीचे की अदालतों को अपना डायरेक्शन स्प्रेड करता है, जिससे जैसे कि फाइल ट्रांसफर करनी है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो सीजेएम करता है। तो क्या अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य कर रहा है सीजेएम इस टाइप के, तो क्या वो जज कहलाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो जुडिशियल एक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो अपने एक्ट है वो कर रहा है, निचली अदालतों के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो उस समय वो जज नहीं कहलाएगा, उस समय वो मैजिस्ट्रेट कहलाएगा। जज तभी कहलाएगा जब वो जुडिशियल एक्ट कर रहा होगा। तो ये क्लोज जो है 5 क्लियर है आपका, और क्लोज 6 में आ गए डेथ। मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। तो मृत्यु में सीधा सीधा जो भी है वो मानव की मृत्यु को ही डिनोट कर रहा है, और किसी की मृत्यु जैसे कि एनिमल डेथ को इस सेक्शन से एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्लोज नंबर 7, बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे, अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। बेईमानी इंटेंशन। तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि 1 नंबर यह आया बेईमानी से, नंबर 2 आशय, सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। मेरा मोबाइल फोन मेरी टेबल पर रखा है, आप वहां बैठे हो, अब आपके मन में एक बैड इंटेंशन है, बुराशय है, जिसे हमने दुराशय भी पढ़ा था, कि मैं इस फोन को उठा लूं और बिना इन्फॉर्म किए वो पर्सन मेरा फोन जो है उठा लेता है, और मुझे नहीं पता कि वो फोन कहाँ गया, और वो जाकर क्या करता है, अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर देता है।
तो उसने क्या करा, एक तो उसका बैड इंटेंशन था, दूसरा मुझे नुकसान पहुंचाना था। तो इस एक्ट में जब वो मेरा मोबाइल फोन उठाकर किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है या बेच देता है, तो वो क्या करता है, मेरा मोबाइल लेकर या तो वो अपने पास रखेगा या उसे बेच के पैसे ले लेगा। तो क्या होगा कि मोबाइल जब वो बेचेगा तो एक व्यक्ति को तो सदोष अभिलाभ होगा। अब यहां सदोष का क्या मतलब है, क्योंकि उसने बुरे इंटेंशन से मोबाइल अपनी पोजीशन में लिया, विधिपूर्ण साधनों द्वारा तो लिया नहीं, ना विधि के अनुसार लिया। अगर विधि के अनुसार वो मोबाइल लेता तो वो मेरी कंसेंट लेता, मेरी परमिशन लेता उसे लेने के लिए, तब उसे जो है विधिपूर्ण कहा जाता। लेकिन उसने मुझे विदाउट इन्फॉर्म किए बैड इंटेंशन के साथ अब मेरा मोबाइल जो है ले लिया और उसे बेच दिया, उससे पैसे ले लिए। तो क्या हुआ, या तो उसे पैसे मिले, उसे सदोष अभिलाभ हुआ। क्यों, क्योंकि ऐसा लाभ जो किसी दोष के साथ हमारे पास आ रहा है, सदोष, दोष के साथ, सा दोष, दोष के साथ जो लाभ हमारे पास आया वो क्या कहलाएगा, सदोष अभिलाभ। और अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे, क्योंकि उस पूरे एक्ट में दोष तो है, बैड इंटेंशन तो है। तो क्या होगा कि अन्य व्यक्ति मतलब मुझे, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग सदोष हानिकारित करे। उसने मोबाइल किसी को बेचा, पैसे लिए, उसे अभिलाभ हुआ लेकिन दोष के साथ, और हानि किसे हुई, मुझे, क्योंकि मेरा मोबाइल चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें बेईमानी के कृत्य में हमेशा एक व्यक्ति को हानि होगी और दूसरे को लाभ होगा, ये दोनों पैरेलल चलेंगे। क्लोज नंबर 8, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधनों द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। ये एक मेटल का पीस, मेटल पे मैंने ये लिख दिया ACZ, चिन्ह बना दिए कोई से, अक्षरों, अंकों, चिन्हों, सिंपल सी भाषा में ये एक दस्तावेज कहलाएगा। उसके लिए क्या जरूरी है कि किसी भी पदार्थ पर, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मेटल की कोई शीट है और उस पर जो है अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनमें से एक से अधिक मैंने तीनों इसमें मेंशन कर दिए, अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। मैंने यहाँ कुछ अभिव्यक्ति तो किया है, कुछ वर्णन ही तो किया है, इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा ना। जैसे हमारे, अगर हम हिस्ट्री हमने सबने 10th 12th में पढ़ी होगी तो हमने देखा होगा कि पुरानी लिपियां होती थी, उस पर भी तो अक्षरों, चिन्हों द्वारा कुछ ना कुछ अभिव्यक्त किया गया था, डिफाइन किया गया था। अब वो लिपियां जो जानते होंगे उन्हें पता होगा, बट वो एक दस्तावेज ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर अक्षरों, चिन्हों द्वारा कुछ ना कुछ अभिव्यक्त किया गया था। और ऐसी चीजें जब हमने हिस्ट्री पढ़ी, पत्थरों पर भी, काष्ठ पर भी, वुड पर और भी पदार्थों पर जो है अंकित होती थी। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल अभिलेख, ये दोनों चीजें VNS में न्यू ऐड की हैं इस सेक्शन में। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी है जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशित हैं या जिनका उपयोग किया जा सकेगा। कोई भी विषय है, उससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट जो इस क्राइटेरिया को पूरा करता हो,
उनका अगर साक्ष्य के रूप में उनकी डिमांड की जाती है तो साक्ष्य के रूप में उनका उपयोग किया जाएगा। स्पष्टीकरण 1 देखते हैं इसका। स्पष्टीकरण 1, यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। ये तद्भिन्न है किस साधन द्वारा किस पदार्थ पर, वो किसी भी पदार्थ पर हो सकता है, किस साधन द्वारा अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, ये तद्भिन्न है। मेन चीज है कि जो चीज हमारे सामने है वो एक दस्तावेज है। यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, किसी न्यायालय द्वारा उसकी डिमांड करी जा रही है या नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं, ना तो न्यायालय के द्वारा उसकी कोई डिमांड की जा रही है और ना उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप उसे पंचायत में या मांगे जाने पर साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकते हो। इसका मतलब है कि न्यायालय से बाहर भी उसे साक्ष्य की वैल्यू दी गई है, चाहे वो पंचायत में हो या कहीं पर जहां पर भी उसकी डिमांड हो। हमारी नॉर्मल लाइफ में भी कभी कभी हम कहते हैं ना कि मेरे पास सबूत है, तो अगर ऐसी कोई चीज है जो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट के क्राइटेरिया को पूरा करे तो वो साक्ष्य के रूप में जो है मानी जाएगी और उसे जो है यूज किया जा सकता है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, दृष्टांत का। किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख जिसे उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा दस्तावेज है। तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि कोई भी संविदा है और उस संविदा में जितनी भी शर्तें हैं वो सब जो है लिखित में है उस संविदा पर, तो उसे संविदा के साक्ष्य के रूप में, एक दो व्यक्तियों के बीच में कोई संविदा हुई, थर्ड पर्सन इस बात का कोई सबूत मांगता है कि भाई आप दोनों के बीच में कोई संविदा है, सबूत दो, तो वो संविदा की कॉपी डॉक्यूमेंटल एविडेंस में प्रस्तुत कर सकता है कि ये देख लो आप कि हमारे दोनों के बीच में ये संविदा हुई है और ये है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हाँ, बैंक कार पर दिया गया चेक दस्तावेज है। बैंक में जो हम चेक दे रहे हैं वो भी एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उस पर भी ना कुछ तो मुद्रित है। बैंक का नाम है, ब्रांच का नाम है और बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। नंबर 3, मुख्तारनामा। इसे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, दस्तावेज है। मुख्तारनामा किसी को पावर दे देना, मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के संबंध में मैं बी के नाम में एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना देता हूं कि इस प्रॉपर्टी की इस टाइप की ट्रांजैक्शन लाइक सेल करने के लिए, मैनेज करने के लिए या उस प्रॉपर्टी को रेंट पर उठाने के लिए मैं उस प्रॉपर्टी की इन 3 कंडीशन से रिलेटेड पावर्स जो हैं वो बी को देता हूं, तो उसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहेंगे कि इन 3 कंडीशन से रिलेटेड पावर को ट्रांसफर कर देना दूसरे पर्सन के पास, ताकि वो उन पावर के संबंध में अपनी सभी ट्रांजैक्शन कर सके, उसे रेंट पर उठा सके, उसे सेल कर सके, उसे मैनेज कर सके, तो उसे कहते हैं मुख्तारनामा। वो भी एक दस्तावेज है। क्यों? क्योंकि वो उस पर टाइप करके या कंप्यूटर टाइपिंग के थ्रू या टाइपराइटर के थ्रू कुछ उस पे जो है मुद्रित किया गया है, टाइप किया गया है और वो एक चीज को अभिव्यक्त कर रही है कि इन दो पार्टी के बीच में कुछ इस टाइप का जो है डील हुई है और ये मुख्तारनामा है।
घा मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सकेगा। कोई भी मैप है, कोई भी रेखांक है जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है जब उसकी नीड हो, तो वो भी क्या है, एक दस्तावेज है। डा जिस लेख में निर्देश, अनुदेश, अंतर्विष्ट हो, मतलब मेंशन हो, दस्तावेज है। कोई दस्तावेज है जिसमें किसी के लिए कोई डायरेक्शंस हैं, कुछ और चीजें हैं जो जिसमें वो निर्देश दे रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, दस्तावेज। इसका स्पष्टीकरण 2, अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वे वास्तव में अभिव्यक्त भी ना किया गया हो। इसका दृष्टांत भी दे दिया, इलस्ट्रेशन। का एक विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, का एक विनिमय पत्र की पीठ पर, मतलब बैक साइड पर अपना नाम लिख देता है जो उसके आदेश के अनुसार दे है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ यह है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन एक दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करें शब्द या उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों। इसका मीनिंग है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पर बैक साइड में मैंने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसके बैक साइड में अपने जो है सिग्नेचर कर दिए। अब वो सिग्नेचर क्या इंडिकेट करता है, वो वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार, वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार उस सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि जो भी बंदे के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा और वो बिल ऑफ एक्सचेंज का भुगतान जिसे भी करना है, और जो धारक है जिसके पास वो है, मेरे पास से तो चला गया, अब जिसके पास भी वो जो भी उसका होल्डर होगा वो जाएगा जिसे पेमेंट करना है, तो उस सिग्नेचर का मतलब यह है कि जो भी इसे होल्ड करके जाएगा उसे वो भुगतान जो है प्राप्त हो जाएगा। उसका सीधा सीधा अर्थ ये है। लेकिन वहां ऐसा क्लियर मेंशन तो किया नहीं गया है कि धारक को भुगतान कर दो, लेकिन सिग्नेचर का मतलब क्या समझा जा रहा है वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार, कि धारक को भुगतान करें। तो यहाँ एक प्रथा के अनुसार एक सिग्नेचर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी इसका होल्डर होगा उसे उसमें लिखे हुए अमाउंट का भुगतान कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल हो रहे, जिन लोगों ने चेक से ट्रांजैक्शन करी होगी, बैंक के चेक से, तो वहां क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर 2 लाइन क्रॉस में बनाकर और लिख देते हैं अकाउंट पे ओनली। तो उसका क्या मतलब होता है, अगर हम अकाउंट पे ओनली भी ना लिखे, सिर्फ 2 लाइन क्रॉस में कर दें मेंशन, तो उसका मीनिंग होता है कि जिसका भी चेक पर नाम है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना चाहिए, ना कि उसे कैश में पेमेंट की जाए। तो वहां पर 2 लाइनें ही कॉमर्शियल प्रथा के अनुसार ये इंडिकेट करती हैं कि अकाउंट पे ही कर दिया गया है, कि जिसका नाम हो उसे पे कर दिया जाए, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए ये अमाउंट, ना कि उसे कैश में कोई पेमेंट कर दिया है, कैश में पेमेंट किया जाए। तो ये क्लियर है आपका। और यहाँ जो है पृष्ठांकन जो पीछे उसके सिग्नेचर करा वो भी एक दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। नंबर 9 क्लोज आया आपका कपट पूर्वक। कपट पूर्वक जो है आपका
कपट पूर्वक से कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। कपट पूर्वक तब ही माना जाएगा जब आपका इंटेंशन ही कपट के द्वारा कोई कार्य करना है जिसमें आपके मन में पहले से कपट है, तो वो कार्य जो है कपट पूर्वक माना जाएगा। अगर आप कपट को इंडिकेट नहीं कर पाते, कपट को सिद्ध नहीं कर पाते, तो ऐसा कार्य कपट पूर्वक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ क्या है, कपट का आशय, कपट का आशय होना चाहिए। नंबर 10, लिंग। पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष या महिला या उभयलिंगी हो। पहले क्या किया जाता था, ही के लिए वह आएगा और स्त्री के लिए शी आएगा। फिर ट्रांसजेंडर ऐड हुआ, इसके लिए कुछ और ऐड आता था। तो उन्होंने क्या कहा कि यहां पर जो है आपका पुल्लिंग वाचक शब्द और उससे रिलेटेड, चाहे वो स्त्री हो या ट्रांसजेंडर हो, वो यहाँ पर ही माना जाएगा। पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए, और चाहे वह पुरुष या महिला या उभयलिंगी हो। तो यहाँ पर इन तीनों को कंबाइन करके क्या कर दिया गया, वह में तीनों जो है मेंशन कर दिए। और ट्रांसजेंडर के लिए जैसा कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट कर दिया था, बट भारतीय न्याय संहिता में वह जो ये वह है, ये इन्हें तीनों को अपने अंदर इंक्लूड करे हुए है। वह से यही समझा जाएगा कि जो है वो पुरुष, महिला या उभयलिंगी कोई भी हो सकता है। यहाँ इन्होंने स्पष्टीकरण में कर भी दिया है, उभयलिंगी का वही अर्थ होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड टा में है। ये मैंने नीचे भी लिखा, आपका लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है ट्रांसजेंडर को डिफाइन कर दिया गया था। नंबर 11 है सद्भाव पूर्वक। इस सेक्शन को समझने के लिए हम इस सेक्शन को नीचे वाले पार्ट से पढ़ेंगे। सद्भाव पूर्वक कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है, जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है या विश्वास की गई है। कोई भी बात जो सम्यक सतर्कता, ध्यान के बिना या विश्वास की गई है, वह सद्भाव पूर्वक नहीं कही जाएगी। मतलब सद्भाव पूर्वक कोई बात सद्भाव पूर्वक कही जाएगी जब वो सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ विश्वास की गई हो। तो इसका सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन ये है, सद्भाव पूर्वक कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं को आप यहां से हटा दो। अब पढ़ो, कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ की गई है या विश्वास की गई है। ये मैंने बहुत ज्यादा इजी कर दिया। अब आपको एक बार आप इसे और रीड करो। आपको ये नहीं ऐड नहीं करना है और बिना की जगह करना है साथ।
कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ की गई है या विश्वास की गई है। तो 11 भी आपका क्लियर। 12 सरकार। सरकार से केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है। सरकार में गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई और किसी भी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट आ गई। नंबर 13 संश्रय हार्बर। संश्रय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध माने होते हैं वेपन, गोला बारूद या वाहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार से इस खंड में प्रकटित है, पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित है। इस क्लोज में जो किसी व्यक्ति है वो हमेशा एक ऑफेंडर माना जाएगा जिस किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो। इस किसी व्यक्ति में वही व्यक्ति इंक्लूड किया जाएगा जिसने कोई अपराध किया हो। तो इस किसी व्यक्ति को हम किसी व्यक्ति को तो क्या कहेंगे? अपराधी। इसकी जगह अपराधी पढ़ेंगे। संश्रय के अंतर्गत किसी अपराधी को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना या ये जो चीजें हैं किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हो जिस प्रकार के इस खंड में प्रकटित है, पकड़े जाने से बचने के लिए ये आ गया। किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित है। अगर कोई गुस्से वाला रिश्तेदार कभी घर पर आए जो ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता हो इधर उधर, तो अचानक कभी आए घबराया हुआ हो तो उससे एक बार थोड़ा पता कर लेना कि कोई अपराध तो करके नहीं आया है, क्योंकि ये क्लोज उसी के लिए है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करके किसी व्यक्ति के पास जाता है और वो व्यक्ति उसे ये सारी चीजों की फैसिलिटी देता है, आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या इनसे मिलते जुलती चीजें जो इस खंड में प्रकट है, इनके सिमिलर कोई और जो है फैसिलिटी उसे प्रोवाइड कराता है। किस लिए? ताकि वो पुलिस से बच सके। पुलिस उसका पीछा कर रही है, पुलिस जो है उसकी उसे पकड़ना चाहती है, बट वो बचने के लिए आ गया आपके पास, आपने उसे सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी इसलिए कि वो पुलिस की पकड़ में ना आए, अरेस्ट ना हो, ना पकड़ा जाए। तो आप क्या दे रहे हो उसे? संश्रय। और संश्रय एक अपराध है। आगे जाकर बीएनएस में संश्रय के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 14 क्षति। क्षति मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने 4 एसेंशियल ऑफ क्राइम पढ़ाए थे, जिसमें ह्यूमन, मेंस, रिया, एक्ट और लास्ट में था क्षति, इंजरी। किसी व्यक्ति को जो नुकसान पहुंचता है उसे जो है क्षति कहलाते हैं। यहाँ क्षति को डिफाइन किया गया है कि क्षति है क्या। क्षति मीन्स इंजरी। क्षति से कोई अपहानि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, रेप्यूटेशन या संपत्ति को अभेद रूप से कारित हुई है। ऐसी कोई भी हानि जो किसी व्यक्ति को, बॉडी को, ए ने बी को मारपीट दिया तो उसके शरीर की क्या हुई? क्षति, उसे हानि पहुंची। ए ने बी की पोजीशन में से उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली तो उसे किस चीज की संपत्ति की हानि पहुंचाई? किसी के बारे में अपशब्द कहे, वो मन उसका खिन्न हो गया तो क्या हुआ? उसे क्षति पहुंची जो मानसिक क्षति कहलाएगी। एक आ गया आपकी ख्याति, रेप्यूटेशन, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा कि मानहानि के मुकदमे जो है लोग करते हैं,
डिफेमेशन जिसे बोलते हैं, डिफेमेशन के केस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रेपुटेशन के बारे में कोई गलत छाप दे, कोई गलत कोई बात स्प्रेड कर दे, तो क्या कहलाएगा वो? हमारी जो है रेपुटेशन को उसने क्षति पहुंचाई। तो इंजरी जो है वो 4 टाइप की होती है। नंबर 1 शरीर, नंबर 2 मन, नंबर 3 ख्याति, नंबर 4 संपत्ति। अब देखते हैं अवैध। अवैध, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आवद्ध। विधि ने वैध रूप से जिस कार्य करने के लिए हर एक पर्सन को बाउंड कर दिया है, बाउंड टू डू दिस। तो अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध है। जाहिर सी बात है कि विधि ने जितने भी आपराधिक कृत्य हैं, जो भी कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, विधि ने आखिरकार उसे विधिक रूप से मना किया है ना कि ये कार्य मत करो। तो जाहिर सी बात है कि सारे अपराध जो है वो क्या कहलाएंगे? अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध है। हर एक अपराध अवैध कार्य है जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है। विधि ने जो है जिसे प्रोहिबिटेड कर रखा है, जिसे मना कर रखा है कि ये काम मत करो, जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें एक पक्ष को सिविल कार्य करने का राइट आ जाए तो ऐसा कार्य अवैध कहलाएगा। और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आवद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। करने के लिए वैध रूप से आवद्ध है ऐसा कोई भी कार्य जो विधि द्वारा हर एक व्यक्ति को यह कह दिया गया है कि आप जो है ये कार्य नहीं कर सकते, आप बाउंडेड हो, ये काम नहीं करोगे। तो विधि ये भी तो कहती है ना कि किसी को मारो पीटो मत, लेकिन आप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उसका लोप कर रहे हो, ओमिशन कर रहे हो। तो जो है ये क्या कराया जाएगा? करने के लिए वैध रूप से आवद्ध कहा जाता है, जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। विधि कह रही है किसी को मारो पीटो मत, लेकिन मार पीट रहे हो तो अवैध है ना वो। तो ये सब जो है अवैध में आएगा। आपका ऑफेंस विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है। नंबर 2, जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आवद्ध है। हर एक पर्सन उस काम को करने के लिए बाउंडेड है। और ऐसा कार्य जिसे विधि कह रही है कि उसे जो है करो, कि किसी को मत मारो, किसी को मत पीटो, लेकिन आप जो है कर रहे हो तो आप उसका ओमिशन कर रहे हो। नंबर 16 को जो है हम लिंक करेंगे क्लोज 5 से। रीड विद टू की 5। न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे शासन ने न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया है वो क्या कहलाएगा? न्यायाधीश, जज। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है, मतलब इसे इतने पार्ट को आप अलग करो। उसने एक बात क्लियर कर दी कि न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। नंबर 1, शासन ने किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया एज ए जज। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है, मतलब और भी व्यक्ति इस क्राइटेरिया में आते हैं। नंबर 1, जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वे सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय, फाइनल जजमेंट, या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। तो एक कंडीशन तो यह आ गई जिसे शासन ने एज ए जज अपॉइंट कर दिया। फिर कौन सा पर्सन आएगा? जो किसी विधि कार्य में
जुडिशियल प्रोसेस में, चाहे वो जुडिशियल प्रोसेस कैसी हो, सिविल हो या दांडिक हो, क्रिमिनल या सिविल, अंतिम निर्णय इन कार्यवाहियों में जो सिविल और दांडिक कार्यवाही है उनमें अंतिम निर्णय दे, या ऐसा निर्णय दे जिसके अगेंस्ट अपील न होने के कारण वह निर्णय अंतिम हो जाए। इसमें दो कंडीशन है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी जुडिशियल प्रोसेस में, जुडिशियल प्रोसेस कैसी बताइए, एक तो सिविल और एक क्रिमिनल, इसमें अंतिम निर्णय दे, या ऐसा निर्णय, नंबर 2 यह है कि ऐसा निर्णय जिसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हुई, तो जिस आदेश या जिस निर्णय के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती उसे अंतिम मान लिया जाता है। तो मेन यह है कि अंतिम निर्णय ही देगा दोनों कंडीशन में, या तो ये अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जिसके अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। हम लोगों में से जिसने भी पूर्व में सीआरपीसी पढ़ी है और या बीएनएसएस पढ़ी है, उसमें जब सेशन न्यायालय किसी पर्सन को, किसी एक्यूज्ड को, किसी अपराधी को कैपिटल पनिशमेंट देता है, कैपिटल पनिशमेंट मींस मृत्यु दंड देता है, तब वो मृत्यु दंड सिर्फ उसके सेशन कोर्ट के थ्रू जो दिया जाता है वो एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। उसकी पुष्टि के लिए उसका जो है आदेश, जो निर्णय है, वो भेजा जाता है स्टेट की हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट जब उस आदेश को पुष्ट कर देती है कि हाँ ठीक है आपने सही निर्णय दिया है, हम इसे जो है कैपिटल पनिशमेंट को वैलिड करते हैं, तब जाकर वो निर्णय कैपिटल पनिशमेंट का सेशन कोर्ट के थ्रू जो दिया गया है वो वैलिड माना जाता है और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर वही कंडीशन है कि जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। तो जब हाई कोर्ट ने उस सेशन न्यायालय के निर्णय को पुष्ट कर दिया, तब जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर जो है निर्णय है, एक कंडीशन ये आ गई कि डायरेक्ट उसने अंतिम निर्णय दिया, दूसरी कंडीशन आ गई ऐसा निर्णय दिया जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हुई और वो अंतिम मान लिया गया, तीसरा जो किसी अन्य सुपीरियर अधिकारी के द्वारा पुष्ट कर दिया गया हो कि हाँ ये निर्णय वैलिड है, इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे सेशन कोर्ट द्वारा कैपिटल पनिशमेंट वाला मैटर मैंने बताया, हाई कोर्ट द्वारा उसे वैलिड किया जाता है। वो इन टाइप के निर्णय करने के लिए सशक्त किया गया हो। और ऐसा पर्सन जो उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो जिस व्यक्ति निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। निकाय मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, जो जजेस की बेंचेस होती हैं, हाई कोर्ट की बेंच हो गई, सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो गई, या व्यक्तियों में से एक हो जिस व्यक्ति निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। अब वो निकाय हो, जजेस की बेंच हो, या उस बेंच का कोई भी जज हो जिसे सशक्त किया गया है इस टाइप के निर्णय देने के लिए, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जज, न्यायाधीश। अब एक आया आपका इसका इलस्ट्रेशन, किसी आरोप के संबंध में, ये स्टेज जैसे मान लो आप फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मैजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, न्यायाधीश है। एक मैजिस्ट्रेट है जो अपनी कोर्ट में बैठा है, उसके पास कोई कमिटल का मैटर आया, कमिटल जिसे बोलते हैं हम
सुपुर्दगी। कभी कभी एक्यूज्ड को पुलिस अरेस्ट करके क्लास 1 मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, तो उसमें दो कंडीशन होती हैं। अगर वो केस का ज्यूरिसडिक्शन और पावर वो मैजिस्ट्रेट सुनने के लिए सक्षम है, तब तो वो उस केस को अपने पास रखेगा और उस पर फर्दर प्रोसीडिंग अप्लाई करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, उसकी अधिकारिता नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने उस मैटर को जो उसके सामने प्रस्तुत किया गया है, उस केस को किसी दूसरी कोर्ट को सुपुर्द कर देगा, मतलब उसका कमिटल कर देगा, उसे एक तरीके से ट्रांसफर कर देगा। तो उस कंडीशन में वो मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट कहलाएगा अगर वो मामले को सुपुर्द कर रहा है, दूसरे कोर्ट को सुपुर्द कर रहा है, तब तो वो कहलाएगा कमिटल कोर्ट मानी जाएगी उस स्पेसिफिक केस के लिए। और वो सुपुर्द करने वाला जो मैजिस्ट्रेट है वो मैजिस्ट्रेट कहलाएगा, वो जज नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर उसी मामले पर वो मैजिस्ट्रेट अपना अंतिम निर्णय दे रहा है, मतलब वो केस को अपने यहाँ होल्ड करता है, उसका ट्रायल करता है, उसकी सुनवाई करता है और उस पर अपना फाइनल जजमेंट देता है, तब वह जज कहलाएगा। अदरवाइज अगर वो कमिटल कर रहा है, किसी और न्यायालय को सुपुर्दगी कर रहा है, तो जो है वो मैजिस्ट्रेट कहलाएगा। 17 जीवन लाइफ से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। यहां पर भी एनिमल्स लाइफ को एक्सक्लूड कर दिया है इससे, कि भारतीय न्याय संहिता में जो जीवन है वो जीवन सिर्फ मानव से संबंधित है और मानव के लिए ही उसे डिनोट किया गया है कि जब भी जीवन आएगा तो वो मानव के से संबंधित है, ना कि किसी पशु पक्षी से। 18 स्थानीय विधि। स्थानीय विधि से ऐसी विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूपी का उदाहरण लें, यूपी जमींदारी एक्ट, यूपी रेवेन्यू कोड, यूपी गैंगस्टर एक्ट, ये तीनों विधि क्या है, वो स्थान यूपी के लिए ही है, तो इसे क्या कहा जाएगा, स्थानीय विधि। 19 पुरुष। पुरुष से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है। पुरुष किसे जाएगा, यहाँ पे ह्यूमन आएगा और जो है नर मेल। मास, मास और वर्ष, जहां कहीं मास वर्ष मतलब मंथ और आपका ईयर शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां यह समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर मतलब ब्रिटिश कैलेंडर जो हम सभी के घरों में होता है, जिसमें महीना जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर में, और जिसमें 1 to 30 और 1 to 31 डेज होते हैं, वो क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। उसके अनुसार ही बीएनएस में जब भी कहीं मंथ या ईयर आएगा, वो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है गणना की जाएगी उसकी। सिंपल है। नंबर 21 चल संपत्ति। इस सेक्शन को भी दूसरे तरीके से पढ़ेंगे तब ये समझ आएगी। क्यों? क्योंकि मैं पहले रीड करता हूं फिर बताता हूं आपको। चल संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध है, भूबद्ध मीन्स जमीन से जुड़ी, या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। अब इस
क्लोज में चल संपत्ति को यहां से उठाकर यहां ले जाएं, तो क्या एक्सक्लूड हो जाएगा कि वे चीजें भूमि, वे चीजें जो भूबद्ध है या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, इतना पार्ट इसका निकाल दो। मतलब इतना पार्ट जो है इसका ये क्या है, ये हो गया अचल संपत्ति। कोई भी भूमि है या वो चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, वो चल तो सकती नहीं, तो वो अचल हुई ना। तो उन्हें हमने अगर अलग निकाल दिया, तो उन्हें अलग निकालने के बाद जो हमारे पास बचती हैं वो क्या कहलाएंगी, चल संपत्ति। सिंपल सा इसे ब्रेक करके हमने समझ लिया। तो अगर हम इसे ऐसे पढ़ें कि भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हैं या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं को छोड़कर पृथ्वी एक प्रकार की संपत्ति आती है, वह चल संपत्ति कहलाती है। क्लियर है। 22 वचन जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन के घोतक मतलब एक वचन को क्या कहते हैं डिनोट करने वाला शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है और बहुवचन के घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी है। बहुत सारी धाराओं में बहुत सारी चीजें पढ़ने में इस टाइप की आएंगी कि वो बहुत सारी हैं, लेकिन उस हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग, उस सेक्शन के रेफरेंस में उस चीज को, बहुत सारी चीजों को एक वचन भी माना जा सकता है। और जैसे भीड़, मॉब लिंचिंग की सेक्शन है, मॉब लिंचिंग की सेक्शन में क्या है, भीड़ द्वारा हत्या। तो भीड़ द्वारा, भीड़ में तो कितने भी लोग हो सकते हैं, 100, 150, 50, लेकिन उन्हें किसी एक शब्द से क्या कर दिया गया, डिनोट कर दिया गया भीड़। अब भीड़ में बहुत सारे बहुवचन आ रहे हैं, लेकिन हम उसे जो है भीड़ ही पढ़ रहे हैं। वो इस टाइप की ये क्लोज है जहां पर एक वचन के घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है। जैसे भीड़, भीड़ के लिए क्या है, बहुवचन भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उसमें। और बहुवचन के घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी है, जैसा कि मैंने बताया भीड़ के बारे में आपको। क्लोज नंबर 23 शपथ। शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित, किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान, ओथ ले सकते हैं, इसे ओथ लिख सकते हैं कि प्रतिज्ञा करना। ऐसी कोई घोषणा मीन्स डिक्लेरेशन जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है या प्राधिकृत है, आती है। शपथ के अंतर्गत जैसे वह आपका शपथ पत्र होता है, शपथ पत्र कहाँ कहाँ चलता है, क्योंकि शपथ पत्र जो है विधि द्वारा ये माना जाता है कि जो व्यक्ति शपथ पत्र पर कुछ डिक्लेयर कर रहा है वो सत्यनिष्ठ उसका जो है प्रतिज्ञा है, और वो डिक्लेरेशन जो है वो सत्यनिष्ठा के साथ कर रहा है अपने शपथ पत्र पर। तो विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर हम शपथ पत्र के माध्यम से बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम शपथ पत्र लगाते हैं। तो शपथ पत्र क्या है कि विधि ने उसे स्पेसिफाई कर रखा है कि शपथ पत्र पर पर्सन ने जो भी मेंशन किया है वो उसने सत्य बताते हुए किया है कि वो उसकी जो प्रतिज्ञा है, जो भी उसने डिक्लेरेशन दिया है वो सत्य है। जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष या न्यायालय में अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है। जब हम कोई भी एविडेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग में या क्रिमिनल ट्रायल में कोई भी हम एविडेंस न्यायालय में दाखिल करते हैं, तब हम उसके साथ
एक शपथ पत्र लगाते हैं कि ये जितनी भी चीजें मैं न्यायालय में सबमिट कर रहा हूँ ये मेरे ज्ञान में सत्य हैं, और जो भी उन चीजों के बारे में जो भी डिक्लेरेशन होता है वो किया जाता है। तो न्यायालय ये मानता है कि इसके शपथ पत्र के अनुसार ये जो भी चीजें हैं इनने सत्य बताई हैं। और अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई केस होता है कि शपथ पत्र के विपरीत कुछ और निकले और वो शपथ झूठी मान ली जाए, तब आप पर जो है क्रिमिनल केस भी किया जा सकता है और आपको क्रिमिनल ट्रायल फेस करना होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को फेस करना होगा। क्योंकि वो शपथ पत्र पे आप शपथ लेकर मेंशन कर रहे हो, डिक्लेरेशन जो भी दे रहे हो, चाहे वो न्यायालय में दे रहे हो, चाहे वो किसी लोक सेवक के समक्ष दे रहे हो, क्योंकि विधि ने ये मान लिया है ना कि शपथ पत्र पर आप जो भी बोलोगे वो सच बोलोगे। और अगर वो झूठ माना जाता है तो फिर ये एक ऑफेंस माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, जिसमें आपको जो है क्रिमिनल ट्रायल फेस करना होगा। तो आज हमारे ये क्लोज जो है 23 तक क्लियर हो गए हैं। और 24 जो है आपका अपराध, ये एक लेंदी क्लोज है और ये एक बार के रीड करने में आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। इसलिए नेक्स्ट क्लास में इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर कुछ चीजों को इससे लिंक करके मैं आपको ये अपराध जो है क्लोज नंबर 24 बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास आप जो है जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो है ये मैन है। और ये जो सेक्शन 2 के जो 39 क्लोज है उसमें सबसे ज्यादा टफ भी इसे ही माना जाता है। इस पर ही बार बार डिस्कशन किया जाता है और बार बार पढ़ने के बाद डिस्कशन करने के बाद ही ये अपराध वाला जो क्लोज है आपकी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें उपखंड का और फिर ये नीचे जो इतनी सारी सेक्शंस दी हैं, ये इतनी सारी, इनमें ही बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके मैं आपको ये सेक्शन समझाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो क्लोज 24 ऑफेंस से स्टार्ट करेंगे। और अब तक के 23 क्लोजेस में आपका जो भी डाउट हो, वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको एक ही बार में सब क्लियर कर दूं, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथ के एक्सपीरियंस को शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।